साथियों, उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। यानी आज से लेके 1 जून तक है, 2 जून को उन्हें फिर समर्पण करना होगा और वापस जेल में जाएंगे। सरकारी वकील और ईडी का दलील जो था कि अरविंद केजरीवाल का यह कतई एक संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है कि वह चुनाव प्रचार में भाग ले और इसके लिए जमानत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कई तरह की अन्य दलीलें भी दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। अरविंद केजरीवाल ने जुलाई तक मांगी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। मुझे सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश याद है, मैं आपको दिला दूं, आज से 7-8 वर्ष पहले। हालांकि यह निचले अदालतों पर, हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो भी बाकी अदालत है, उन पर यह जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। लेकिन यह एग्जाम्पल के रूप में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हालतों में जमानत नहीं देनी चाहिए। पहला वह कि यह देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जिसे जमानत दी जाए वह गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं, उस पर आगे केस की कार्रवाई नहीं चल सकती है। यह सही बात है, आप पकड़ के ले आए हैं बड़ी मुश्किल से किसी बंदे को, जिस तरह का भी आरोप उसके ऊपर हो, हत्या का हो, चोरी डाका का हो, और वह फिर भाग जाए, गायब हो जाए और फिर आप ढूंढते रहिए अगले 1-2 वर्षों तक। दूसरा कारण है कि यदि वह स्वतंत्र रहा तो यह संभावना बनती है कि वह उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं और जितने सबूत भी हैं वह भौतिक रूप में यानी मटेरियल रूप में हो, कागजात हों वगैरह वगैरह हो, या दूसरे गवाह हों, उनको जबरदस्ती बोल के करवा के इनको बदल दे। उस हालत में जरूरी है कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखा जाए, जिसको न्यायिक हिरासत कहते हैं, और फिर छोड़ा जाए। अधिकांश केसों में इन दोनों चीज़ों का कोई मायने नहीं है। 7-8 साल के बाद से बंदे को पकड़ा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि यदि 1.5 साल में कुछ नहीं बिगड़ा तो अभी इस 1.5 महीने में क्या बिगड़ने वाला है, और चुनाव के समय में आपने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया। खैर, जो भी हो, यह तो बात महत्वपूर्ण है कि इनको छोड़ दिया गया और उसी के आधार पर शायद हेमंत सोरेन को भी छोड़ा जाए। वो देखने की बात होती है कि आगे क्या होता है। हाँ, एक शर्त उन्होंने और लगाई है कि वह मुख्यमंत्री के बतौर काम नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, या उस तरह की शायद सुविधा न ले पाए, जो भी हो। इससे कई सवाल उठते हैं। जो पहला प्रश्न यह है कि क्या फांसीवाद, हम कहते हैं कि भारत में फांसी आ गया, जिसने उच्चतम न्यायालय को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रशासन और पुलिस को, ईडी, सीबीआई को, यहाँ तक कि सेना को, पुलिस को अपने अंदर कर लिया। तो अंदर कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश कैसे पास किया। यहां तक कि राहुल गांधी को भी उन्होंने मोहलत दी है, उनको भी बेल दिया है, जेल में नहीं भेजा। कई तरह के ऐसे प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा तो सवाल उस समय उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बहुत चिल्लाने के बाद से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी शोर मचाने के बाद से भी आदेश दिया कि इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टरल बॉन्ड जो है वो गलत है, गैरकानूनी है, और उसका आप खुलासा करें। और अंततः एसबीआई को करना पड़ा। देश का सबसे बड़ों स्कैम में से एक था। काफ़ी भारी मात्रा में जबरदस्त घोटाला था, लेकिन पहले कई चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सबको उदाहरण देने की बात नहीं है, जैसे राफेल डील में, जो कि खुलेआम रूप से एक स्कैम था, लेकिन वह सामने नहीं आया, उसे छुपा दिया गया। भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो लड़की के ऊपर, जो कोर्ट में ही काम करती थी, महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती कई तरह की बातें की हैं और मेरा शोषण किया है, और उसने खुद ब खुद अपने ही कोर्ट में बुला के कहा कि यह गलत आरोप है, और खामोशी रही। जो जजमेंट राम मंदिर के ऊपर अयोध्या में, वह किस तरह से कुछ भी सबूत ना होने के बाद, यह मानने के बावजूद भी कि वहाँ पे राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था, वह मूर्ति बाहर से लाया गया है, लेकिन चूंकि हिंदुओं की धार्मिक भावना, इसलिए उसको इस तरह का आदेश दिए गए। बहुत सारे दोस्तों, यह हमें समझना चाहिए, दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे प्रकृति हो, जैसे छोटे से छोटे
अणु में भी चले जाए, परमाणु में चले जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों में विरोध है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। दुनिया में जो विकास हुआ है इसी के आधार पर हुआ है। एक तरफ औरत है, एक तरफ पुरुष है, दोनों में समानता ना रहते हुए दोनों में एकता है। कुछ ऐसी इस तरह की असमानता है जो एकता नहीं है, अनेकता है, दोनों में अंतर विरोध है और दुश्मनी के हद तक है, जिसका खत्म करना ही जरूरी है, जैसे मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। वह अलग चीज है। लेकिन दूसरा है कि वह आवश्यक है और वह होता है, उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो स्थिति थी नाजीवाद फासीवाद का, जर्मनी और इटली में और जापान, वहां के राजा ने मिलकर तीनों ने जो अपना एंटिटी बनाया था, जो भी किया था, पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया। 10 करोड़ लोग मारे गए। यूएसएसआर को तकरीबन नेस्तनाबूद कर दिया, चीन को तबाह कर दिया, यूरोप को बर्बाद कर दिया, खुद जर्मनी इटली और जापान भी तबाह हो गए। जापान में 2 परमाणु बम भी अमेरिका ने गिराया। युद्ध के खत्म होने के जब कगार पर थे उस समय गिराया, एक्सपेरिमेंटल तौर पर, जरूरी नहीं था हालांकि। खैर, तो यह कहना इस आधार पे कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी वैसे निर्णय दे देता है जो भाजपा के खिलाफ है, ऐसे कुछ भाजपाई पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, इसका मतलब फांसीवाद नहीं है, यह गलत आंकलन है। यह हुआ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और जहां तक वैसे बात है तो संविधान हो, उसका जो उपयोग हो रहा है, फौजियों को भी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के ही जजों ने यह कहकर इनकार किया कि कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। और आज हम उसी झूठ का सहारा ले रहे हैं जो भाषा फैला रही है कि हमारा तो वेतन बढ़ गया है। जो पे एंड पेंशन के लिए जो सेंट्रल कमीशन बढ़ता है, उसके आधार पर जो बढ़ता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। खैर, यह सरकार झूठों में बहुत ही माहिर है, पहले के सरकारों से कई गुना ज़्यादा। पहले की भी सरकार ये काम करते थे। मुख्य दूसरा प्रश्न है साथियों, आज की स्थिति में जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक चौकीदार है और वंचितों को अधिकार दिलाना उनका चौकीदार का काम है, यानी व्यक्तिगत रूप से वो करेंगे। उनका वह भी नारा पहले आया था कि जैसे दलितों को पर अत्याचार नहीं होने देंगे, और कई तरह के नारा आते रहते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, वाजपेयी के समय में भी था, इंदिरा गांधी के भी समय में था, गरीबी हटाओ 20 सूत्री नारा वगैरह। वाजपेयी के समय जमाने में आया इंडिया इज शाइनिंग, ये रोड बनवा दी, यहाँ से वहाँ तक हाईवे बनवा दिए, देखिए क्या कमाल हो गया। और आजकल उन जुमलों का लाइन लग गया है, आए दिन ये एक नए से नए बनते हैं। जब तक का पिछले वाले को काट निकाले तब तक एक नया चुका रहता है। कारपेट बॉम्बिंग यह चल रहा है। यानी आप ध्यान से देखिए, आज के आदेश से लेते हुए पहले के जो भी चीज जितने हैं पिछले 10 वर्षों में जो है, वह व्यक्तिवाद में बिल्कुल प्रवेश कर चुका है। राजनीति व्यक्तिवाद के आधार पर हो चुका है। दूसरे भी चल रहे हैं, धार्मिक अंधापन, जातिवाद, देशवाद और जुमले। इसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी यही किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था एक पार्टी में एक व्यक्ति एक ही अधिकार, एक ही पद ले सकता है। आज वो मुख्यमंत्री भी हैं और उस पार्टी के प्रमुख भी हैं। जी हाँ, बहुत सारे उन्होंने चीज कहे थे, वो छोड़ दिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कहा था कि वो राजनीति बदलने आए, धर्म से परे, जाति से परे, जहां हर तरीके के जो भेद हैं जनता के बीच में उसको खत्म करेंगे, अत्याचार अन्याय के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के हराने के चक्कर में जितनी तेजी से भाजपा आगे चढ़ी उतनी तेजी से पीछे दौड़ रहा है। यदि हिंदू मंदिर, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से मुफ्त में हम बुढ़ों को यहां से लेके जाएंगे, बस में लेके आएंगे। देशवाद का नारा लगाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस से आगे है, भाजपा से पीछे है।
खैर, मैं समीकरण नहीं पैदा कर रहा। जिस कांग्रेस को हराने के बाद कांग्रेस विहीन देश बनाने की बात भाजपा ने नारा दिया था, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुआ था, आज उसी कांग्रेस के साथ मिल गया क्योंकि अपनी कमजोरी का पता चला। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं साथियों कि हम समाज में उस वर्ग को नहीं पहचान रहे हैं जो वर्ग इस समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, और वह वर्ग है मजदूर वर्ग और उसके साथी लोग। मजदूर हर जगह में है, खान में है, प्रोडक्शन में जहां भी उत्पादन हो रहा है, जमीनों में है, खेतीहर मजदूर है, छोटे मोटे किसान हैं जो खुद भी वहां जाके काम करते हैं, दो चार को अपने अधीन भी रख के काम करवाते हैं, यानी 1 किला 2 किला यानी 2-4 एकड़ तक जमीन वाले। वह बड़े धनी किसान नहीं है या पूंजीपति किसान नहीं है, यानी 100-200 एकड़ में खास तरह का फसल पैदा कर रहे हैं। किसानों को अपने अंदर में रख के कुछ को मैनेजर बना के मजदूरों को लाकर, खेतिहर मजदूरों को लाकर और आधुनिक तरीके से उत्पादन करके, आधुनिक तरीके से बिजली, पानी, नए तरीके के बीज, खाद, कीटनाशक और निकालने के बोने के लिए भी आधुनिक मशीन को उपयोग करना, काटने के लिए भी, काटने के बाद से चाफ यानी जो धान को अलग और धान की जो बाकी सब कचड़े हैं उसको अलग, गेहूं के साथ भी वही करना, और उसको बाजार में खास जगह पर मोनोपोली प्राइसिंग, एक अधिकार मूल्य के तहत उसको बेचना, बड़े बड़े गोडाउन में जमा करना, जो कि 3 फार्म बिल के हिस्से थे, अभी तो खत्म हो गए लेकिन वो सब चीज चल रहा है। उनकी बात नहीं कर रहा, वह अलग वर्ग है। वह वर्ग है जो हमारा दुश्मन है। जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं वह हमारे दुश्मन है, हमारे हित के खिलाफ काम करते हैं। उनकी यह मंशा, उनकी हित है कि हमारी नौकरी खत्म हो, टेम्पररी जॉब में हम जाएं, यानी भीड़ की तरह जाएं और बाहर निकाल दिए जाए, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, शिक्षक हों, जो भी हो। यहां तक कि फौज में भी अग्निपथ स्कीम आ गया जिसमें अग्निवीर बनेंगे 4 साल के बाद बाहर, और 25% चुने जाएंगे, वह एक्चुअली सैनिक कहलाएंगे और 15 वर्ष तक काम कर सकेंगे। पेंशन का खात्मा, पेंशन नहीं देना है, यह वाजपेयी के टाइम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि यदि यह सब इनको दिया जाता है, यदि पक्का नौकरी दी जाती है तो उसमें सरकार का खर्च काफी बढ़ता है, और सरकार को चलाने के लिए, खासकर वैसे सरकार को चलाने के लिए जिसको चलाने में पहले के सरकारों से 10 गुना ज्यादा खर्च है। इतना भारी प्रोपेगेंडा करना, हर मीडिया में करना, हर जगह करना, कटआउट लगाना, दिन रात कपड़े बदलना, विरोधियों के मुंह बंद करना, जेल में डाल देना, अपने ही बात करना, तो पैसे आएंगे तो कहां से आएंगे? वहां पूंजीपति इनको दे रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड और अन्य माध्यमों से, तो पैसे आएंगे उस तरीके से कि मजदूरों को अब वह मजदूर नहीं रहने दिया जाए जो पहले है, या इनके खरीदने की क्षमता कम की जाए, नौकरी से हटा के, पेंशन खत्म करने से, महंगाई बढ़ा के। अभी भी 500 मिल रहे हैं, पहले 500 मिलते थे, पहले 500 में शायद हम 20 किलो अनाज खरीदते थे। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, अब 17-18 केजी या 15 केजी अनाज खरीद सकते हैं। हर जितने भी माल हैं, जितने भी उत्पाद हैं, सबके साथ यह लागू होता है। तो इस राजनीति में जहां एक व्यक्ति के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो, हम इस मजदूर वर्ग की बात गोल कर जाते हैं, यानी वह वर्ग जो शोषित है, वह वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, जमीन के बड़े टुकड़े नहीं है, पूंजी के भारी हिस्से नहीं है। मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं, जो बैंक के माध्यम से ये पूंजीपति लेते हैं और उससे बढ़ाते हैं। ये जितने भी इंश्योरेंस हैं, स्टॉक मार्केट हैं जहां शेयर बिक्री की खरीद हो रही है, जो लैंड में, रियल एस्टेट में लग रहे हैं, भारी भारी जमीन उठा के इन्हें दे दिया जा सस्ते दर पे, और कुछ कहने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो दे रहे हैं, और बाकी सब ये हड़प जा रहे हैं। मुनाफा दर 100 नहीं 1000% है। युद्ध करवा के ये लोग कर रहे हैं। तेल का अपने यहाँ नहीं उत्पादन हो तो रशिया से लाके और फिर दूसरे देशों में बेच रहे हैं, और उसका 10 गुना से 50 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। मैं छोटे मोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके हम खिलाफ भी नहीं हैं। वो दिन रात काम करने के बावजूद भी और गरीब होते जा रहे हैं। तो साथियों, जो राजनीति की बातें हैं, जो खबरें हैं, उनका जो एनालिसिस है, उसका विश्लेषण इस आधार पर करें कि मेरे हित में है क्या, और मैं क्या हूं। तो मैं इस समाज के खास वर्ग का हिस्सा हूं,
या तो मजदूर वर्ग है, शोषित है, प्रताड़ित है, या वह धनी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है जो हमारा शोषण करता है, हमारे श्रम का, चाहे शरीर का हो, मांसपेशियां हो, दिमाग का हो, उसका शोषण करता है और उसमें पैसा लगा के हमें कुछ एक वेजेस देकर वह भी अब खत्म कर रहा है जिस तरीके से हो रहा है, और हमें इस समाज से बाहर धकेल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हम ह्यूम पाइप्स में, सड़क के किनारे, गंदे नालों में ही चले जाए। इस घरों में रहने के बावजूद भी हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो हम वर्ग के हिसाब से सोचेंगे तो हम बदलाव करने में समर्थ हो सकेंगे। और जब हम वर्ग की हित की बात करते हैं, वर्गीय एकता और वर्गीय संघर्ष की बात करते हैं, तो उसमें जाति हमें नहीं तोड़ सकती। हमारे लिए बेमानी, धर्म बेमानी है, देश के हिस्से में जो बंटवारा है राज्यों का बेमानी है, यहाँ तक कि देश भी बेमानी हो जाता है उस हद तक जहाँ तक हम विदेशी ताकतों का विरोध नहीं करते। अमेरिका यहाँ से लूट रहा है, चीनी पूंजी यहाँ लगा के 10-20% हमें मुनाफा हमसे लूट रही है, हम उसका विरोध करते हैं। उस हालत में हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन देशवादी उस हालत में नहीं है कि भारत महान दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु बन गया और दूसरे देशों से हम लूट के अपने आएंगे। यदि बगल वाले को, अल्पसंख्यकों को लूटा जा रहा है दोस्तों, तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर भी फूट आ रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं, और इसलिए यह सरकार, उसके पीछे से पूंजीपति वर्ग हमें भी लूट रही है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सोचना इसमें। आप वोट दें या ना दें, लेकिन इस वर्गीय संघर्ष के लिए तैयारी करें, इनकलाब की तैयारी करें। धन्यवाद।